हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? काम्टे का, बल्क का, ब्राइश का या मैटलैंड का? तो जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन है मैटलैंड का। यह कथन है मैटलैंड का। मैटलैंड ने जो राजनीति विश्लेषण के आधार पर, जो राजनीति विश्लेषण है, जो राजनीति विज्ञान है, इसके विश्लेषण के आधार पर इस शब्द की अनिश्चितता और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता को लेकर मैटलैंड ने यह शब्द कहा था। मैटलैंड के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा आंसर होगा प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसका उद्देश्य है आत्म परीक्षण। ये कहना है हॉब्स का। जो प्राकृतिक कानून है वह बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसका उद्देश्य है आत्म परीक्षण। कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता हो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। हॉब्स कहते हैं कोई भी ऐसा कानून हो, अगर वह व्यक्ति के जीवन को संकट में डाल रहा हो तो व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन कर सकता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोगों के जीवन को हरण करने वाला हो। प्राकृतिक कानून क्या करते हैं? ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध लगाते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला, हरण करने वाला कानून होता है, उसे वो प्राकृतिक कानून प्रतिबंधित करते हैं। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, तो यह गलत होगा। यह गलत होगा, तो हमारा आंसर सही होगा यही, क्योंकि इसमें गलत कथन का चयन करना था। देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति है वो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती, बल्कि क्या करती है, ये वे तथ्य को प्रस्तुत करती है। तुलनात्मक राजनीति जो है वह ऐसे तत्व को प्रस्तुत करती है जिनको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली और भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन वह आदर्श राज्य की स्थापना की बात तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के द्वारा नहीं की गई है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती आदर्श राज्य की स्थापना। इसके अलावा देखिए, तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, ये सही है। तुलनात्मक राजनीति जो है वह विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है क्योंकि वह विश्व की राजनीति की तुलना करती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में भी मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है, विश्व किस ओर अग्रसर होता है, इसका पूर्वाभास भी तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। और तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा कि जो तुलनात्मक राजनीति है वह आदर्श राज्य की स्थापना तो नहीं करती, हाँ, बल्कि वे क्या करती है, एक तथ्य वह प्रस्तुत करती है जिनको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली और बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। तो तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का कोई भी स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। सेकंड है कि सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। थर्ड है, सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में जो संस्थापरकवाद है इसके तथ्य से संबंधित कौन से कथन है जो कि सही है, इसका हमें चयन करना है। तो देखिए, शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं।
तो ये कथन हमारा जो है यह गलत है। यह कथन हमारा गलत है और हमको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति के संस्थापक दृष्टिकोण के अनुसार जो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ निर्धारित भी होते हैं। तो निर्धारित नहीं है, इसी वजह से यह गलत हो गया, क्योंकि वह निर्धारित होते हैं। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, यह सही है, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। और सभी देशों में लिखित संविधान भी नहीं होता। तो सभी देशों में लिखित संविधान भी नहीं होता। जहाँ जहाँ देखिए, जो संघात्मक व्यवस्था है, जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है वहाँ पर लिखित संविधान, जो लिखित संविधान है वह अनिवार्य है। इसके अलावा लिखित संविधान की अनिवार्यता नहीं होती, इसलिए सभी देशों में लिखित संविधान की व्यवस्था नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ब्रिटेन का संविधान देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर इसमें सही होगा 2 और 3, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन डी। जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य व लक्ष्य जो है वह दार्शनिक गंतव्य है। दार्शनिक गंतव्य है। तो हमने आगे प्रश्न में पढ़ा था कि वे दार्शनिक जो आदर्श राज की स्थापना नहीं करती, बस ऐसे तत्व को वह उपलब्ध कराती है जाकि जिसे अपनाकर आदर्शता को आदर्श को अपनाया जा सकता है। तो दार्शनिक लक्ष्य है इसका। जो राजनीति तुलनात्मक राजनीति है, यह अध्ययन के उद्देश्य व इसका लक्ष्य जो है वह दार्शनिक गंतव्य है, दार्शनिक की ओर बढ़ना है। वैज्ञानिक लक्ष्य भी है। वैज्ञानिक लक्ष्य का अर्थ क्या है, व्यवहारिक उपयोग में, अगर व्यवहारिक उपयोग हो रहा है आपका, जो हमारे तुलनात्मक राजनीति का जो व्यवहारिक उपयोग हो रहा है वह व्यवहारिक गंतव्य या व्यवहारिक उपयोग जो है वह वैज्ञानिक लक्ष्य के अंतर्गत ही है। और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य ये क्या है, ये तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, ये उपरोक्त सभी जो है तीनों तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई। सरकारों के अध्ययन की, अनुभाविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की या संविधान के तुलना की, किसकी उपेक्षा की गई? पारंपरिक उपागमों के में से किसकी उपेक्षा की गई है तुलनात्मक राजनीति की? तो वह है अनुभाविक संसाधनों की। अनुभाविक अनुसंधानों जो है अनुसंधान है, इनकी उपेक्षा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के पारंपरिक उपागमों के तहत की गई है। देखिए, जो पारंपरिक उपागम में अनुभाविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो पारंपरिक उपागमों के अनुभाविक अनुसंधान है या संसाधन है या तथ्य है, उस पर जोर नहीं दिया गया है। तथ्यों को सुनिश्चित परिमाणन का अभाव ही रहा, क्योंकि जो पारंपरिक जो तथ्य हैं उसके जो सुनिश्चित परिणाम है उसका अभाव होता है। इसी कारण पारंपरिक उपागमों के तहत सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं के वर्णन तथा संविधानों की तुलना पर बल दिया गया है, बट अनुभाविक अनुसंधानों के पर बल नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक संस्थागत अध्ययन या अवैज्ञानिक अध्ययन। तो अवैज्ञानिक अध्ययन जो है यह राजनीतिक परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन है। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन है जी.के. रॉबर्ट्स का। यह कथन किसका है? तो जी.के. रॉबर्ट्स का। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न परिवेश तथा विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके अध्ययन की विषय वस्तु को लेकर हमेशा संशय बना रहता है कि यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है या इसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण या सामाजिक आर्थिक जो सांस्कृतिक विकास है, ऐसे भी विषय इसमें शामिल हैं। तो इसी विषय वस्तु के संदर्भ में जी.के. रॉबर्ट्स ने अपने शोध, इनका एक शोध है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। जी.के. रॉबर्ट्स का शोध था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में इन्होंने तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं का वर्णन किया है। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है?
राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो जो राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में जो आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया था वह थी सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। यह आमंड द्वारा सम्मिलित नहीं की गई। देखिए, आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को निम्न भागों में विभाजित किया था। पहला था आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा था महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा था अपश्चिमी या गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, और चौथा था आंशिक पूर्व औद्योगिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। जिसके जो हमारा सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी बात ये नहीं करते हैं। आमंड 4 प्रकार की व्यवस्था को संस्कृति को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा है गैर पाश्चात्य या अपश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था, और चौथा है आंशिकी पूर्व औद्योगिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो सर्वाधिकारवादी या राजनीतिक व्यवस्था की बात का वर्णन आमंड अपनी राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में नहीं करते। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एम कार्टिस का। एम कार्टिस का यह कथन है कि जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है वह समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। देखिए, जो वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक, निर्णय निर्माण प्रक्रिया, शक्ति संरचना तथा शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण, सांस्कृतिकीकरण आदि को भी अध्ययन किया करते हैं। इसके महत्व को देखते हुए जो एम कार्टिस महोदय हैं, इन्होंने लिखा कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ऑप्शन हमारा सही होगा ए, एम कार्टिस। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक या तुलनात्मक राजनीति के जनक माने जाते हैं कौन? तो अरस्तु। अरस्तु को माना जाता है तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणीय विचारक। देखिए, इन्होंने क्या किया था? तो अरस्तु ने 158 देश के संविधानों का क्या किया था? तो तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसके पश्चात यूनान के लिए इन्होंने अपेक्षाकृत बेहतर शासन प्रणाली की रूपरेखा बनाई थी। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी या तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को माना जाता है। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वह अरस्तु द्वारा किया गया था। देखिए, सरकार का जो व्यवस्थित वर्गीकरण है वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु द्वारा। और अरस्तु के वर्गीकरण का आधार क्या था? उनका आधार था कि किसी देश में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है या गिने चुने लोगों के या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में रहती है। अरस्तु का ध्येय इस वर्गीकरण के आधार पर था कि आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। उनका क्या था? मतलब सरकार के व्यवस्थित वर्गीकरण का इनका जो कारण था क्या था? वे चाहते थे कि इस वर्गीकरण के आधार पर आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा तैयार हो। और अरस्तु से पहले जो प्लेटो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेट्समैन में राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है प्लेटो ने, किंतु अरस्तु को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो अरस्तु द्वारा सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया था, जिसका आधार था जो शासन है वह एक व्यक्ति के हाथ में है, जो शासन या किसी देश की जो सत्ता है वह एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, गिने चुने लोगों के हाथ में रहती है या बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में रहती है। इसमें इन्होंने 2 प्रकार के शासन प्रणाली की बात की थी। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। तो संवैधानिक सरकार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले जो कारक ये तीनों ही हैं। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। संवैधानिक सरकार के जो प्रमुख लक्षण या सीमित शासन के जो प्रमुख लक्षण, इसमें सीमित शासन, स्वतंत्रता का अधिकार,
अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, अनुबंध की स्वतंत्रता एवं कानूनों का समान संरक्षण आदि आदि के अंतर्गत आदि आते हैं संवैधानिक सरकार की प्रकृति के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? कौन सी समस्या है जो कि तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो देखिए, धार्मिक मतभेद की समस्या जो है यह तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। धार्मिक मतभेद की जो समस्या है वह तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्याएं जो हैं वह हैं प्रत्ययों की रचना एवं परिभाषा, अमूर्तीकरण के स्तर एवं वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थाओं व व्यवहार में अंतर संबंध की समस्या और पृष्ठभूमि परिवर्तियों की समस्या। ये सब क्या है? यह सब तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं हैं। परिवृत्तियों की समस्या, वैचारिक संरचनाओं की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या, ये क्या है? तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं हैं। पर जो धार्मिक मतभेद की समस्या है यह तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। और यह क्या, इन्हीं ये जो है उप समस्याएं हैं। मुख्य जो समस्याएं हैं ना, समस्याओं में जो उप समस्या है तुलनात्मक राजनीति की, उसके अंतर्गत आएगा आपका धार्मिक मतभेद की समस्या। और यह सभी जो है यह मुख्य समस्याएं हैं। प्रवृत्तियों की समस्या, वैचारिक संरचनाओं की समस्या और भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या, ये मुख्य समस्याएं हैं। धार्मिक मतभेद की समस्या ये राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रहित की भावना। तो राजनीतिक विकास का साधन राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता और राष्ट्रीयता की भावना, उपयुक्त तीनों है। तो हमारा सही होगा उपयुक्त सभी। देखिए, जो राजनीतिक दल है वह क्रांतिकारी नेता एवं राष्ट्रीयता की भावना, ये क्या है? सभी राजनीतिक विकास के साधन हैं। इसके अलावा भी देखिए, राजनीतिक विकास के जो साधन अपनाए जाते हैं, इसमें पहला है ऐतिहासिक अध्ययन, सेकेंड है विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, थर्ड है आदर्शवाद या यथार्थवाद की प्रायोगिक समीक्षा, चौथा है प्रभावी राजनीतिक दल, इसके अलावा प्रभावशाली नेतृत्व अथवा क्रांतिकारी नेता, इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रीय भावना और कूटनीतिक की दक्षता। ये सभी क्या आएंगी? तो ये राजनीतिक विकास के साधन के रूप में अपनाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी। तो आज का ये जो प्रश्न है हमारे यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सरकार के प्रकार और संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकार शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।